गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गद्य भाग में हमारा जो आगे का चैप्टर है 4 नंबर, तुम कब जाओगे अतिथि, जो इनके लेखक है शरद जोशी। तो ये चैप्टर आज हम अभ्यास करेंगे। तो शरद जोशी के बारे में थोड़ा सीख ले। इंट्रोडक्शन। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम, अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएँ और संवाद भी लिखी। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने के वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है। यानी कि जो कुछ भी हमारे लेखक हैं वो उनमें व्यंग्यकार यानी कि व्यंग कोई कटाक्ष की बात आती है तो उनमें शरद जोशी का नाम पहले है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ है परिक्रमा, किसी बाने, जीप पर सवार, झलिया, तिलस रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह प्रतिदिन। 2 व्यंग्य नाटक है, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उफ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है, जो किसी को आसानी से समझ में आ जाए ऐसी। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सकता। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी हो जाता है और बहुत कुछ सोचने में विवश हो जाता है। जो हमारा ये चैप्टर का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। मैं शरद जोशी ने ऐसे व्यक्ति की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर भी बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही इतना टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आप की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी कराने विदा हो जाए। वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने में विवश हो जाए जो इस पाठ में मेज़बान निरंतर सोचते रहे हैं। यह है शरद जोशी का इंट्रोडक्शन। अब है ना, देखो तुम कब जाओगे, हमारे चैप्टर का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। अब ये हमारा शीर्षक है अतिथि। तो अतिथि क्या है? मेहमान। तो मेहमान होते हैं जो कि हमारे लिए भगवान का स्वरूप होते हैं, क्योंकि जो अतिथि इसका हम शब्द विवरण करें तो जिसकी आने की तिथि जो नक्की नहीं हो वो अतिथि बोलते हैं। पर अतिथि इसमें यहाँ पे व्यंग्य दिया है शरद जोशी ने वो कुछ और अलग है, क्योंकि अतिथि और मेहमान हमारे लिए भगवान होते हैं। पर क्या है, अतिथि अपने हिसाब से आए और अपने हिसाब से 1 या 2 दिन में रह कर चले जाए तो ठीक है, नहीं तो हमको भारी पड़े, कोई घर वालों को भारी पड़े तो वो अतिथि भारी लगता है। तो ये चैप्टर में हमें जो हमारे लेखक शरद जोशी ने जो व्यंग्य करके हमें बताया है वो देखें हम कि तुम कब जाओगे अतिथि। टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि ये अतिथि भारी पड़ रहा है, कब जाने वाला है, ऐसा सोचते हैं। देखो नाउ सी स्टार्टिंग में क्या है, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। अब टाइटल सही है क्योंकि मेहमान कितने दिनों से आया है? 4 दिनों से। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यानी 4 दिन मेहमान रहेंगे तो क्या हालत हो जाएगी घर वालों की। तो आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न हुआ, बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। मन में हो रहा है पर अतिथि को बोल नहीं सकते। नाउ तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। ये है ना, लेखक जो है वो मन में सोच रहे हैं कि मेहमान को
बात बताने के लिए कि तुम जहाँ बैठे बैठे सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके सामने कैलेंडर रखा हुआ है और तुमको पता होना चाहिए कि तुम कितने दिनों से आए हो। 4 दिन हो गए तुम्हें आए, देख रहे हो ना। विस्मयाबोधक चिन्ह लगाया हुआ है कि वो उनको समझाने के लिए कि तुम देख रहे हो ना। मन में वो सोच रहे हैं। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। यानी कि जो कैलेंडर फाड़ते हैं एक एक दिन आगे का लेखक, तो वो अतिथि को बताते हैं कि तुमको आया 4 दिन हो गए हैं, तो ऐसे फाड़ी जाती है कैलेंडर की तारीखें। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहा हूँ। वो उनको दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहे हैं कि अब तो हद हो गई, 4 दिन हो गए तुमको हमारे यहाँ आए हुए। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 4था दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन आतिथ्य का, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। मतलब कि अंतरिक्ष यात्री भी इतने दिन समय चांद पर नहीं रुके थे, और तुमको तो यहाँ आए 4 दिन हो गए। जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। यानी कि 4 दिन से तुम्हारे जमीन के पैर मेरे घर पे है। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। निजी यानी कि अपना संबंध स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। यानी कि यहाँ आर्थिक सीमा की बात कही है कि इस ज़माने में, जो ये महंगाई के ज़माने में हम किसी के घर जाए तो वे चाय पिलाए, एक बार खाना खिलाए, चलो 2 बार खाना खिला दिया, एक दिन वहाँ रुक गए, तो ये आर्थिक मतलब 4 दिनों से कोई मेहमान आएगा तो उनकी आतिथ्यता हम करेंगे तो हमारे पे आर्थिक तो सीमाएँ बढ़ेगी। तो ये सोच रहे हैं लेखक, और ये मेहमान को यकीन में है कि नहीं वो बता रहे, समझा रहे हैं। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। यानी कि अभी तुम जाते हो तो ठीक बात है, नहीं तो हम अतिथि के रूप में नहीं रहेगा। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? यानी कि तुम्हारा घर याद नहीं आता? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं लेखक कि मेहमान जब आता है और उसका हमें पहले से जो मिलता है इन्फॉर्मेशन कि अब मेहमान आने वाले हैं, तो हम खुश हो जाते हैं पहले में तो। और जब पहले आते हैं तो बहुत आगता स्वागता करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अतिथि आए हैं। तो यहाँ भी अतिथि का ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो रात का खाना क्या किया, पहले दिन उन्होंने डिनर में बदल दिया। मतलब कि उनको डिनर का स्वरूप दे दिया कि उनकी अच्छी तरह से उनकी मेहमान गति की। तुम्हें स्मरण होगा, यानी कि तुम्हें याद होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। यानी कि खाने में हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम कुछ न कुछ बनाते हैं। तो नहीं चल रहा था, मध्यम वर्ग के थे, फिर भी क्या बनाया था, 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था, मीठा भी बनाया था, स्वीट। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। क्या आशा थी? कि मेहमान है तो मेहमान 1 आध या 2 दिन होके चला जाएगा। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। यानी कि हम किसी के घर मेहमान के रूप में गए हैं, या हमारे घर कोई मेहमान आया है तो वो 1 आध दिन रुक के चले जाएगा, तो उनकी छाप हमारे मन में अच्छी पड़ जाएगी, अच्छी तरह से। और 1 या 2 दिन में हम उसकी सत्कार अच्छा करेंगे। लेकिन क्या है, अब तो हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि तुम दूसरे दिन निकलते तो हम तुम्हें ऐसे आग्रह तो करते, हम भी करते हैं किसी का, हम किसी के घर जाते हैं तो भी कोई लोग हमारे आग्रह करता है। लेकिन क्या है, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, ऐसा हमने सोचा था, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे।
हमने ऐसा सोचा था। लेखक क्या बोल रहे हैं कि हमने ऐसा सोचा था कि दूसरे दिन तुम चले जाएंगे, हम तुम्हें रहने के लिए बोलेंगे पर तुम ऐसे अच्छे अतिथि की तरह वो चले जाएगी, लेकिन अब तक तो तुम सुलभ मुस्कान लिए हमारे घर में बने ही रहे हो, यानी कि गए नहीं अब तक। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। अब क्या करें, अतिथि के सामने मन में कुछ भी है पर मुख से तो प्रसन्नता दिखानी पड़ती है। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा दे दी। अब क्या किया, दूसरे दिन भोजन, अब खाना तो देना पड़ेगा, तो क्या किया, लंच की गरिमा दे दी कि चलो आज के दिन हो जाएगा, फिर तो चला जाएगा अतिथि। गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखा दिया। अब एक और दिन रुक गया तो क्या किया, सिनेमा भी दिखा दिया। हमारे सत्कार या आखिरी छोर है। अब सत्कार की तो हद हो गई, आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़ सके। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए। अब तो तुम्हें भावभीनी विदाई का क्षण लेना चाहिए, या अब तो आ जाना चाहिए वही क्षण जब तुम विदा होते हो और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुम्हें ऐसा नहीं किया। सिनेमा भी दिखा दिया, दूसरे दिन भी लंच करवा दिया, फिर अब तो तुम्हें जाना चाहिए, तो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने आते और अच्छी तरह विदा करते तुम्हें। अब तक ऐसा सोच रहे हैं दूसरे दिन तक। अब तीसरा दिन हुआ, देखो अतिथि का क्या हाल है। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब तो क्या होगा, घर में अतिथि है, 2 दिन से अब जाता नहीं, और फिर क्या बोल रहा है, धोबी को कपड़े। अब धोबी को कपड़े देंगे तो वो धुलवा कर दूसरे दिन आएंगे, तो अब एक और दिन तो वो रहेगा ही, तो क्या होगा, अब कितना भारी पड़ेगा अतिथि। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। मतलब आप अतिथि ने ऐसा बोला कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो ये आघात जैसा लगा और ये इसकी चोट मार्मिक थी। बोल तो सही सकते नहीं। अब तो समझ में आ गया कि आज तो ये जाने वाला है नहीं। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। ये अतिथि ऐसा करेगा, आज के दिन भी रह जाएगा, तीसरे दिन भी धोबी को कपड़े दे देगा, ये तो अनुमान था नहीं। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। अब अतिथि देवता होता है, चलो ये कहावत है, पर क्या है, आज मुझे ऐसा लगा कि सारे अतिथि देवता नहीं होते। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं, जैसे लेखक के घर में आज पोजीशन है उसी तरह से। किसे लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। अब लेखक क्या बोल रहे हैं, वो अतिथि ने ऐसा बोला कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो क्या बोला कि चलो कपड़े धुल जाएंगे, तो कोई नज़दीक की लॉन्ड्री में दे देंगे तो फटाफट से धो के आ जाएंगे, फिर तुम निकल सकते हो। तो मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है इसलिए कपड़े धोने हैं। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। अब अतिथि क्या बोल रहा है, चलो मैं चलता हूँ, कहाँ है लॉन्ड्री, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियाज पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अब तो सारे कपड़े डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। अब पत्नी तो कैसे, अतिथि 1, 2, 3 दिन रहेगी अतिथि, तो क्या होगा घर पे। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ, पति ने जवाब दिया। मैंने कहा, मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। अब बात तो कर सकते नहीं अतिथि के सामने, बस ऐसे ही व्यवहार करना पड़ता है। एकाएक पत्नी ने क्या किया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, यानी कि आश्चर्य की दृष्टि से देख रहा है कि आज भी नहीं जाने वाला हो। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी एक आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई, यानी कि वो अतिथि तीसरे दिन भी नहीं जाने वाला, लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने जा रहा है। तो आज से कुछ बरस पूर्व उनकी आंखें ऐसी देख मैंने एक अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वही आंखें बड़ी बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अब ये क्या सोच रही है कि अब तो कपड़े धुलवाने जा रहा है तो अब तो ठहरेगा ही, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए,
और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी। अब वो अतिथि 3 दिनों से बैठा है चादर पे, तो वो भी चादर भी बदल दी, और अभी भी तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर, अब अतिथि को जब पहले दिन आया था तब पर मुस्कुरा कर बातें करते थे, अब तो वो मुस्कुराहट भी फीकी पड़ गई धीरे धीरे धीरे। अब वो मुस्कुराहट लुप्त ही हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी थी। मतलब नए नए अतिथि आता है जो घर में, तो एक आध दिन रहता है तो बातों इतनी मस्त बातें करते हैं उसके सामने हंस हंस के, अब वो सब बंद हो गया, कोई चर्चा होती नहीं। अब तो बस एक ही बात मन में कोई जा रही है कि अतिथि कब जाएगा। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लेखक उपन्यास पढ़ रहे हैं। बातें भी बंद हो गई अब तो अतिथि के सामने, और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। और वो अतिथि क्या कर रहा है? बैठे बैठे फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा है, देख रहा है, आराम से बैठा है मज़े से। शब्दों का लेन देन मिट गया, अब तो कुछ बातें करने का रह ही नहीं गया। बस एक ही मन में बात है कि अब ये कब जाएगा। और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। सारी बातें हो गई इन 3 दिनों में, और अब एक चुप्पी सी हो गई है। अब तो मन में अतिथि तुम कब जाओगे। सौहार्द अब शनै ही शनै, मतलब धीरे धीरे, शनै शनै का मीनिंग है धीरे धीरे, बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। ज़्यादा दिन अतिथि हम बन के हम किसी के घर रहेंगे तो हमारी भी ऐसी हालत हो सकती है। इसलिए मान सम्मान के साथ थोड़ा ही अतिथि सत्कार ले लेने के बाद में वापस घर चल जाना चाहिए। पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य बुद्ध से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। कुछ बात करने का मन ही नहीं होता अब तो, बस मन में एक ही बात कोई जा रही है, तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेगे ये, मतलब ये कब तक टिकेगे यहाँ। मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, कुछ बोले नहीं लेखक, बस ऐसे कंधे उचका दिए। पता नहीं ऐसे, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। अब खिचड़ी पे आ गए, देखो हल्की रहेगी, बनाओ। पति ने भी, लेखक ने भी जवाब दे दिया, बनाओ खिचड़ी बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। अब खिचड़ी तक आ गए हैं तो कल तो उपवास ही होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण में दूर से गुजर रहे थे। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, मन में बस अब तो तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो कि शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। देखो मन में लेखक ये अतिथि को देख के कितने मन में दुखी हो रहे हैं, उनकी पत्नी भी। तो ये अतिथि है, अब तो अतिथि के रूप भी नहीं दे सकते उनको। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, अब आज 3रा दिन तो पूरा होने गया है, 4था स्टार्ट हो गया है, वह तुम्हारे आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित। अब 4 दिन तो पूरे हो गए, अब ये खुर्राटे बुलाते बुलाते सुबह का सूर्य आएगा ना, तब तुम्हारा 5वां दिन होगा। तो लेखक क्या सोच रहा है कि 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लेंगे। लेखक ये सोचते हैं कि कल तुम्हें ऐसा मन में सोचने को मिले कि चलो 5वां दिन हो गया, आज तो हम घर निकल ही जाते हैं। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, मैं भी अब सहन नहीं कर सकता, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। और
लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि में जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर में मैं भी मनुष्य हूँ ना, कितना सहूँगा अतिथि को। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, तुम लौट जाओ तो अतिथि, और न लौटे तो क्या स्वरूप दे उनको, अतिथि को। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, नहीं तो अब अतिथि कहलाने के लायक भी तुम नहीं रहोगे। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ व्यंग सारे मतलब कि हमारे चैप्टर में शरद जोशी ने जो चैप्टर है लिखा हुआ तुम जाओगे अतिथि, ऐसा एक फिल्म भी है, ऐसे एक आपने देखी होगी शायद। तो बहुत दिन रहता है अतिथि तो भारी पड़ जाता है, मन में बोल नहीं सकते हम। पर क्या है कि अतिथि एक दिन रहे, 2 दिन रहे तो हमारा आदर सत्कार अच्छे से होता है। इसके बाद को जैसा यहाँ पे व्यंग करके लेखक ने जैसा समझाया है वैसा ही होता है। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख लेनी है, किसी के अगर जाए ना अतिथि बन के तो ये 2 दिन में, अभी तो कहाँ किसको टाइम है, लेकिन ऐसे ऐसे कई अतिथि होते हैं जो बहुत दिनों का डेरा डाल के किसी के घर पे रह जाते हैं, पर क्या वो मान नहीं बढ़ रहता हमारा कोई। तो ऐसा है, तुम कब जाओगे अतिथि चैप्टर में हमें समझाया है। थैंक्स।